नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और ये निर्देश हैं, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। वही निर्देश हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है खंड अ है आपका, जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक। हमें क्या बताना है? सामाजिक कारक बताना है। राजनीतिक अशांति, औद्योगिकरण, नगरीकरण और जल, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका ओ ऑप्शन हो जाएगा। राजनीतिक अशांति है ना, ये आपका क्या है? सामाजिक कारक है, ठीक है। तो ये बाकी क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो, जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक राजनीतिक अशांति, जैसे कि मैंने बताया, और औद्योगिकरण, नगरीकरण और जल, ये क्या है? भौतिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि आपको इसके स्थान पर पूछता कि भौतिक कारक कौन कौन से, तो आप क्या करते हैं? नगरीकरण, जल और औद्योगिकरण, ये तीनों करते हैं। लेकिन हमें क्या पूछे कि सामाजिक कारक कौन से, तो हम क्या करेंगे? राजनीतिक अशांति है वो करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, मानव विकास सूचकांक मतलब HDI के परिकलन में कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच, सरकारी नीतियां, स्वास्थ्य और शिक्षा। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई थी, आपको पता है 2020 में, ठीक है। तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है, आप कमेंट में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ वो क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखोगे आप? मानव विकास सूचकांक में जिन महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित किया जाता है वो आपके क्या है? एक तो आपका स्वास्थ्य भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। शिक्षा भी इसमें सम्मिलित है और संसाधनों तक पहुंच है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन सरकारी नीतियां वो सम्मिलित है वो नहीं है, सरकारी नीतियां सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमें भी यही पूछा कि कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। और बाकी आप कमेंट करके बताओ, मानव विकास सूचकांक मतलब जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसका भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जिसका विकास यूरोपीय लोगों द्वारा औपनिवेशिक काल में किया गया, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, या फिर डेयरी कृषि, या फिर रोपण कृषि। तो बिल्कुल आपका रोपण कृषि हो जाएगा, जिसे आप क्या कह सकते हो? बागान कृषि। यदि आपको रोपण कृषि की जगह बागान कृषि भी देता ना, तो भी आप क्या करते? राइट आंसर है वो करते, ठीक है, कहते हैं। और यूरोपीय देशों द्वारा औपनिवेशिक काल में उष्ण कटिबंधीय देशों में ये प्रारंभ है वो की गई थी, जैसे कि हमें प्रश्न में ही दिया गया था, ठीक है। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, परिवहन दूरी को मापने का रूप नहीं है, क्या नाम रूप नहीं है? मार्ग लंबाई की वास्तविक अर्थात किलोमीटर दूरी, ठीक है, ये तो नापते हैं हम किलोमीटर में। उसके बाद यात्रा करने में लगने वाला समय, हम यात्रा करते हैं कोई भी, तो हम समय से नापते हैं किसको? परिवहन को, है ना। कि इतने समय में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम शादी में पहुँच जाएंगे, हम मिठाई खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, तो इतने समय पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप समय में नाप सकते हो। उसके बाद है मार्ग पर यात्रा का खर्च, मतलब खर्च के इतने खर्चे में हम पहुँच सकते हैं। 5 रुपये में मैं दोस्त के घर पहुँचूंगा और रसगुल्ले ठोकूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार है ना, खर्चा भी है, आप नाप सकते हो, लागत दूरी, ठीक है। तो इसलिए आपका 100 ऑप्शन भी सही होगा। उसके बाद है मार्ग पर आने वाले प्राकृतिक भूदृश्यता, प्राकृतिक दूरी, ठीक है। तो ये इससे हम नहीं नाप सकते कि भाई, है ना। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। हमें भी यही बताना कि कौन सा है वो रूप है वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका 2 ऑप्शन है वो सही होगा, ये आपका नहीं है। मार्ग में जो भी प्राकृतिक भूदृश्य मतलब खड्डा वड्डा वह नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार है नेक्स्ट है आपका 5वां है, समतल क्षेत्रों व अंतरा पर्वतीय चौड़ी घाटियों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है पाया जाता है। कहाँ पर? समतल क्षेत्रों व अंतरा पर्वतीय चौड़ी घाटियों में। तो सब कुछ मैं बताऊंगा। आयताकार कहाँ पर पाया जाता है? वर्ताकार कहाँ पर होता है? तारा और प्रतिरूप स्टार वाला, ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है? और क्रॉस आकार है वो कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, बने रहना वीडियो में। तो समतल क्षेत्रों, इसमें तो आपका बाकी है ना, ओ ऑप्शन हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। समतल क्षेत्रों व अंतरा पर्वतीय चौड़ी घाटी में ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप है वो आयताकार प्रतिरूप है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब वर्ताकार की। तो वर्ताकार है वो कहाँ पर होता है? तो झीलों हैं, जैसे आपके तालाब होता है ना, वर्ताकार ही होता है ना तालाब ज़्यादातर, और झील है वहाँ पर ये वर्ताकार प्रतिरूप होता है, ठीक है। अब तारा प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर कई मार्ग आकर हैं वो मिलते हैं, वहाँ पर ये बस्तियाँ हैं वो होती है, उनको क्या कहते हैं? तारा प्रतिरूप है वो कहते हैं, ठीक है। मतलब कई रास्ते, कोई इधर से आ रहा है, तो कोई उधर से आ रहा है, तो कोई इधर से आ रहा है, तो इस प्रकार है ना, तारा बन रहा है ना, तो वहाँ पर भी क्या होती है? बस्तियाँ हैं वो होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं? तारा प्रतिरूप है वो कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार है क्रॉस आकार, मतलब चौराहे पर होती है ना जो बस्तियाँ,
उनको कहते हैं क्रॉस आकार। एक होता है आपका रेखिक प्रतिरूप, मतलब यहाँ पर जैसे सड़क है, सड़क के आसपास में है ना जो भी बस्तियाँ होती है ना, घर होते हैं, वो होती है आपका सड़क रेखिक प्रतिरूप, ठीक है। जैसे रेल लाइन है उसके पास पास में भी है ना जो भी बस्तियाँ होती है ना, वो भी आपका क्या होती है, रेखिक प्रतिरूप होती है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने समझा दिया है, ठीक है। और इसमें बाकी आपका आयताकार हो जाए, जैसे समतल क्षेत्र है, अंतर पर्वतीय चौड़ी घाटियों में ये जो ग्रामीण बस्तियों का रूप पाया जाता है वो आयताकार होता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका आता है, इसको स्टार लगा देना, एक क्वेश्चन आपका छप सकता है, 100% गारंटी है मेरी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमजल का अधिकतम उपयोग करने वाले राज्य हैं, जो भूमजल हैं वो, ठीक है। छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो अधिकतम उपयोग करने वाले हैं वो राज्य, वो हमें बताने। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान तो है ही है इसमें और तमिलनाडु भी है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भूमजल के अत्यधिक उपयोग करने वाले राज्य में आपको बात बताता हूँ। तो आपको एक तो आपका पंजाब, यदि आपको पंजाब दिया जाए कहीं पर भी तो पंजाब राइट करना, एक आपको हरियाणा दिया जाए तो हरियाणा भी राइट करना, और एक आपको राजस्थान, और एक आपका तमिलनाडु है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, भूमजल का अधिकतम उपयोग है वो करने वाले राज्य हैं। बात कर लेते कम कम की, तो जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये भी है ना कम भूमजल का उपयोग है वो करते हैं। एक उड़ीसा है, ये भी कम भूमजल का उपयोग करते हैं। एक केरल है, ये भी आपका, ठीक है। तो ये राज्य है ना बहुत ही कम है भूमजल का उपयोग है वो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 राज्य हैं और बाकी मैंने 3-4 और बता दिए जो कि अधिक हैं यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें भी यही पूछा कि अधिक कौन सा यूज करते हैं, तो आपका राजस्थान, तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, रूस के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र हैं राउरकेला दुर्गापुर में, कुल्टी बर्नपुर में, भिलाई बोकारो में, सेलम बर्नपुर में। तो रूस के सहयोग से स्थापित हैं, जो कि मतलब रूस के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, 100 ऑप्शन हो जाएगा भिलाई, यानी जो कि बोकारो में है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर असम में। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में एक चंबा जिला है वहाँ पर है। और इस क्षेत्र में गद्दी, जो गद्दी जनजाति हैं वो समुदाय हैं वो निवास हैं वो करती है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाए कि आपको गद्दी जो जनजाति हैं वो समुदाय वो कहाँ पर निवास करती है, तो आपको याद रखना चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हमें भी ये पूछा कि भरमौर जनजाति हैं, भरमौर और जो गद्दी है वो एक ही है, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास का मुख्य कारण है शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार, प्रशासन, ठीक है। तो आपका रोजगार है, शिक्षा तो सब जगह है आपको भी बताएं, लेकिन प्रवास का मुख्य कारण मतलब तो आपका रोजगार हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको है ना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जो कि अवसर है ना वो क्या है, कम है, ठीक है, मतलब निम्न है, ठीक है। और नगरीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर भी शहर हैं वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और मजदूरों की जो मांग है वो भी क्या है, अधिक है। इसलिए है ना जो कि मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, मतलब प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए मतलब वहाँ पर हैं वो चले जाते हैं, कहाँ पर, नगर में, मतलब शहरों में वो चले जाते हैं। तो आपका क्या होगा, रोजगार है, ठीक है। और वैसे भी गाँव में भी बेरोजगार हैं वो बहुत रहते हैं, ठीक है, कि क्या कमाए, ठीक है। तो इसलिए वो शहरों में चले जाते हैं, तो इसलिए आपका रोजगार है वो सही होगा। बाकी शिक्षा, मनोरंजन, ये प्रशासन, ये आपके मुख्य कारण है वो नहीं है पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना रोजगार है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, संभववाद अवधारणा के अंतर्गत का मानवीकरण हो जाता है। तो किसका मानवीकरण हो जाता है, प्रकृति का, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दो कि प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या को इंगित करता है। तो किस जनसंख्या को, जो 15 से 59 वर्ष के आयु वाले वर्ग होते हैं ना वो क्या होते हैं आपके, कार्यशील मतलब कार्य करने योग्य है, तो वो कार्यशील जनसंख्या को इंगित करते हैं। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, तो कौन सा है, आपको याद रखना है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, जनसंख्या संसाधनों के अनुपात पर चिंता व्यक्त करने वाले प्रथम विद्वान थे, तो कौन थे, आपको याद रखना है, रॉबर्ट मॉलथस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मॉलथस, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ
कि आपको है ना हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भूगोल के 5-7 हैं क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मतलब पेपर है वो मिलेंगे, वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो उनको जाकर है वो देख लेना एक बार, बहुत ही हेल्प है वो हो जाएगी उनसे। और उन सभी वीडियो की मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट है वो बना दी है, और उस प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर है आप एक बार देख लेना, ठीक है। और बाकी बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। अब है इसी पर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। अति लघुत्तम प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं आपके यहाँ से। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन है वो कराता है। तो किसका अध्ययन कराता है? मानव भूगोल जैसे आपके भौतिक हैं, प्राकृतिक हैं एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन है वो कराता है, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो क्यों घट रही है। तो क्यों घट रही है? एक तो आपकी राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो रहा है, और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, ठीक है। और उसके बाद गंदी बस्तियों के दो लक्षण बताए। गंदी बस्तियाँ होती है ना जो भी, ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा जीर्ण शीर्ण मकान, मतलब टूटे फूटे मकान होती है ना, तो वो आपके है ना किसकी होती है? गंदी बस्तियों का लक्षण होता है, ठीक है। और एक खुली हवा है ना होती है ना, उसका क्या होता है? अभाव होता है, खुली हवा का अभाव, ठीक है। तो ये दो लक्षण मैंने बता दिए। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अगला, चौथा क्वेश्चन एक और बच गया ना। इसमें क्या कह रहे हैं? जल उपकार अधिनियम जो कि 1977 का प्रमुख उद्देश्य है क्या था, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था आपका जल स्रोतों में प्रदूषण है वो कम करना। क्या? जल स्रोत, जो भी जल स्रोत है ना उसमें क्या करना? प्रदूषण है वो कम करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जल उपकर अधिनियम जो कि 1977 में हुआ था, आया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, खंड ब, जनसंख्या की वृद्धि एवं वृद्धि दर में क्या अंतर। सबसे पहले बात करें जनसंख्या की वृद्धि, ये क्या होती है? तो दो समय अंतराल के बीच किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो एक बात और है कि इसमें है ना संख्या से निरूपित करते हैं, मतलब जो भी जनसंख्या होती है उसको संख्या से लिखते हैं, जिसमें जैसे 59,87,000 को जनसंख्या है तो किसी क्षेत्र की, तो उसको संख्या के रूप में लिखते हैं, प्रतिशत के रूप में नहीं। लेकिन जो वृद्धि दर होती है ना, जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें है ना क्या होता है? प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है कि इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत है वो जनसंख्या रहती है। तो इसमें परिभाषा क्या होती है कि दो समय अंतराल के बीच किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो ये जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि होती है ना, इसमें प्रतिशत के रूप में नहीं है व्यक्त किया जाता है, बल्कि किस में व्यक्त किया जाता है? वृद्धि दर में है वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि में तो संख्या से प्रतिनिधित्व किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, मानव विकास के 3 स्तंभ बताइए। तो एक तो आपको हो जाएगा समता, ठीक है। और एक आपको मैं और बताता हूँ, सतत पोषणीयता, ठीक है। ये हो गया आपका, 2 ये हो गए। और एक और बता देता हूँ, एक आपको हो जाएगा उत्पादकता। क्या हो जाएगा? उत्पादकता, ठीक है। तो ये 3 जो कि कारक हैं इस तो मैंने बता दिए, और इनके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन है वो लिख देनी है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सवेज नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सवेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था आपका 1869 में। क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, सब कुछ बताऊंगा। तो ये 1869 में हुआ, और मरीस एक देश है वहाँ पर हुआ था, और भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 लाइनें और लिख देनी है, 2-3 तो मैंने बता दी। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, समझाइए। तो ये आप खुद कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ अब, है ना। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की 3 समस्याएं बताइए। विकासशील देश, जो आपका भारत भी क्या है? विकासशील देश है, विकसित देश है वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं में कमी हो रही है विकासशील देशों में, ये है ना 3 समस्याएं हैं। एक समस्या ये होगी आपकी, और बिजली है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, मतलब जगह जगह गड्ढे हैं वो भरे होते पानी में, है ना। और स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं में भी कमी हो रही है, ठीक है। और 2 तो ये हो गए, और तीसरा आप कमेंट बताओ। एक तो आप बता सकते हो आराम से, विकासशील देशों में जो भी समस्या है वो, ठीक है, बता सकते हो ना, इतना तो कर दो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां, 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में आई गिरावट के 2 कारण है वो बताने, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, क्यों आई जनसंख्या वृद्धि दर में आई गिरावट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, भारत से विदेश की ओर हुए प्रवास की दूसरी तरह की संक्षिप्त व्याख्या है वो करनी है, ठीक है। जो भी भारत हैं वो क्या कर रहे हैं? विदेश की ओर, जो भी बाहर कंट्री है बाहर वाली, ठीक है, तो उनकी ओर क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पर क्या लिखना, टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है, दूसरी तरह की। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, और
इसमें क्या कह रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में 2 मुख्य अंतर हैं वो बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका खनिजों का वर्गीकरण प्रस्तुत है वो कीजिए। और PDF मैंने बता दी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और बाकी सब पेपर हैं वो देख लेना, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अब है नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी नहर के 3 सकारात्मक प्रभाव हैं वो लिखने हैं। और ये क्वेश्चन मैंने शायद करवा दिए हैं, पीछे जो क्वेश्चन पेपर करवाए ना उनमें, है ना। और उसके बाद है भारत द्वारा आयात व निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो ये तो आप खुद कर सकते हो, जो भी आयात कर रहे हैं, जो भी निर्यात, जो भी सेल कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं वो लिखनी है हमें। नेक्स्ट है आपका व्यापार संयोजन से क्या आशय हैं, तो ये लिख दो ना। अगला क्वेश्चन आपका खंड 6 है, इसमें क्या करें, चतुर्थक क्रियाओं की व्याख्या करनी है। और 17 क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या करनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल पटरियों के वर्गीकरण को समझाना। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी खंड 6 वाले। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या कह रहे हैं, खंड 2 स्टार्ट हो चुका है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, 19वां है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के किन 4 प्रकारों का विस्तृत विश्लेषण है वो करना है। या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, द्वितीयक गतिविधियों की व्याख्या करते हुए ये समझाए कि उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग किस प्रकार भिन्न है ना। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां, खंड 6 में लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, भारत में फसल ऋतुओं व कृषि के प्रकारों का वर्णन है वो करना है। अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, भारत में चावल की कृषि पर लिखना है, जो भी चावल की कृषि हो रही है किस प्रकार हो रही है, कौन सी जलवायु होनी चाहिए, और कितने टाइम में वो पानी है, वो सब वगैरह वगैरह लिख देना है ना। और इसमें क्या कह रहे हैं, और भारत का कौन सा स्थान है, किस राज्य का ज़्यादा स्थान है ना, वो भी लिख देना। इसमें क्या कह रहे हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न लौह इस्पात उद्योगों केंद्र को दर्शाना है। कौन कौन से, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, भद्रावती, ठीक है। और भिलाई से संबंधित एक क्वेश्चन भी था जो कि मैंने ऊपर भी बताया था, है ना। अगला आपका नेक्स्ट है 22वां, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। केपटाउन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, कराची, इनको दर्शाना है आपको विश्व के मानचित्र में, ठीक है। और तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और बाकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना। और बाकी जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो देख सकते हो, जितने भी मैंने वीडियो बनाए 2023 के, ठीक है। तो वो जाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ़ायदा है वो आपका बहुत ही हो जाएगी इसमें, ठीक है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी तक तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।